नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएस पर। दोस्तों हम लोग देख रहे थे द एसआरएस क्लासेस जिसमें एसडीएम राहुल सिन्हा सर जो के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है प्रीलिम्स बूस्टर। इस बुक को हम लोग कवर कर रहे थे और अभी तक हमने आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के हिस्ट्री को कवर कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण भौतिकी यानी कि पूरे फिजिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, यदि आपको ये बुक पूरी कवर करना है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देख लेते हैं आज पूरे फिजिक्स को। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ विज्ञान यानी कि साइंस का जो चैप्टर हमारे पास है भौतिकी, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और देखिए पहला हमारे पास दोस्तों जो फैक्ट दे रखा है वो है कौन सा हमारे पास, देख लीजिए। तरंगदैर्घ्य का मान दोस्तों क्या होता है, एंगस्ट्रॉम का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। यानी जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है ना, इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एंगस्ट्रॉम को ए द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। मात्रक जो होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक जिसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक जिसे बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। यानी जो जो भी मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। जबकि दोस्तों हम बात करें कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक के सहयोग से ही बनाए जाते हैं। इसे भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई, दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो है दूरी मापने जो प्रकाश वर्ष है किससे संबंधित है, तो ये दूरी मापने की इकाई है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को दर्शाता है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रकाश वर्ष का उपयोग खगोलीय पिंडों जैसे कि तारों के लिए आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम लोग करते हैं, किसका, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसिक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष यहाँ पे एक पारसिक बराबर हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पारसिक दोस्तों क्या होती है, प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई होती है, ठीक है। पारसिक दोस्तों क्या होती है, ये भी क्या होती है, दूरी, ये लंबी दूरी की इकाई होती है, कौन सी, पारसिक। मूल भौतिक राशियां कितनी है दोस्तों, देखिए मूल भौतिक जो राशियां हमारे पास है ना, फंडामेंटल जो यूनिट्स है हमारे पास कितनी है, 7 है। जिसमें आपकी लंबाई आ जाता है यानी कि लेंथ, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम मतलब समय हो गया, तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता दोस्तों इंटरनेस ल्यूमिनियस से बोल सकते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये सभी दोस्तों क्या आती है आपके पास, तो मूल भौतिक राशियां होती है जो जिसकी संख्या कितनी है, टोटल 7 है आपके पास यहाँ पे दी हुई है। लंबाई भौतिक राशि का मूल इकाई क्या होती है, मीटर। यानी कि लंबाई जो होती है दोस्तों, इसका जो मूल इकाई क्या होती है, वो मीटर होती है, ठीक है। यानी कि लेंथ का क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का दोस्तों क्या हम बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका किलोग्राम होता है, ठीक है। यानी द्रव्यमान जो होता है ना, मास, इसका जो इकाई क्या होती है वो किलोग्राम केजी होता है। समय का दोस्तों मूल मतलब क्या होता है यहाँ पे, सेकेंड होता है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है यहाँ पे, होता है एम्पियर, ठीक है। तापमान का मात्रक क्या होता है यहाँ पे, केल्विन होता है तापमान का मात्रक, जिसे के से सूचित करते हैं हम लोग। और पदार्थ की मात्रा का मूल इकाई दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, तो पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, इसकी जो मूल इकाई होती है वो क्या होता है, मोल होता है यहाँ पे, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का मूल इकाई क्या होती है यहाँ पे, तो कैंडला, यहाँ पे ज्योति तीव्रता की मूल इकाई यहाँ पे हो जाएगी। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। यानी कि दाब जो होता है ना, प्रेशर, किसी भी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो हम प्रेशर लगाते हैं ना, मतलब कि बल लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसे भी आप लोग इसे मतलब कि सूत्र के फॉर्म में लिख सकते हो, बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दाब कहते हैं। दाब की दोस्तों इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछे गए हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। या तो आपके एग्जाम में पास्कल होगा, और पास्कल आजकल बहुत कम ही रहते हैं, इसके बदले में आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर देखने को मिलेगा। दाब दोस्तों क्या है, तो एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है दोस्तों, दाब जो है ना एक अदिश राशि है, ध्यान में रखेंगे। चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है, ठीक है। एम्पियर टर्न होता है चुंबकीय बल के मापन की इकाई।
चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों क्या होती है? तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है ना, इसकी इकाई क्या होती है? टेस्ला होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? तो फ्लक्स जो घनत्व है ना, इसकी इकाई टेस्ला है, जिसे टी के द्वारा सूचित किया जाता है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन से पूछे कि 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? तो 1 वेबर प्रति 1 वेबर प्रति क्या होता है? वर्ग मीटर के बराबर होता है कौन सा? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को चुंबकीय बीज क्षेत्र शक्ति भी कहा जाता है। यहाँ पर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर टेस्ला के बराबर होती है, यानी कि जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये टेस्ला के बराबर होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। लॉरेंस बल नियम के अनुसार एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र 1 कूलम आवेश वाले कण पर 1 न्यूटन बल लगाता है, जो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत रूप से यहाँ पे गति करता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश कहते हैं। यानी कि जो सदिश राशियां होती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। सदिश राशि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे विस्थापन, विस्थापन दोस्तों क्या है? सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। संवेग क्या यहाँ पे? सदिश राशि है। भार, ठीक है, भार क्या दोस्तों यहाँ पे? वो भी सदिश राशि है। प्रकाश का वेग सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सदिश राशि है। कोणीय संवेग सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। आवेग चुंबकीय क्षेत्र, ये भी क्या है? सदिश राशि है। आवेग चुंबकीय शक्ति बताइए सभी दोस्तों क्या है? तो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो इसको, जिसके मतलब कि जिस भी शब्द के आगे या कहीं भी व लगा होगा, वो आप दोस्तों मान सकते हो कि वो क्या है? तो सदिश राशि है। जैसे कि हम देखेंगे, हम सभी लोग यहाँ पे व है तो ये सदिश राशि है, यहाँ पे व है ये सदिश राशि है आपके पास, यहाँ पे व है दोस्तों, ये भी सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश का वेग सदिश राशि है, तो यहाँ पे व है तो सदिश राशि है। कोणीय संवेग दोस्तों क्या है? तो सदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार आप थोड़ा सा मतलब कि इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हो। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दोस्तों जो हमारे पास अदिश राशियाँ होती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास केवल परिमाण चाहिए, ना कि दिशा की उसमें कोई जरूरत नहीं होती है। अदिश मात्रा का माप है, जिसमें दिशा का कोई संदर्भ नहीं होता है। अदिश राशि का उदाहरण है, जैसे कि दूरी क्या हो गया? अदिश राशि है। समय क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इसमें परिमाण चाहिए। तो अदिश राशि क्या है? तो दूरी, समय, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, आयतन, चाल, विद्युत आवेश। ठीक है, यहाँ देखिए विद्युत आवेश दोस्तों क्या है ना, ये प्रकार की अदिश राशि है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो विद्युत आवेश क्या है? तो अदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा यहाँ पे जो है ये भी आपके अदिश राशि है। और दाब दोस्तों क्या है? यहाँ पे दाब, ये भी अदिश राशि है। और लंबाई भी क्या है? यहाँ पे अदिश राशि है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि अदिश और सदिश क्या होते हैं। विकृति का दोस्तों कोई भी मात्रक यहाँ पे नहीं होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात क्या बोलते हैं हम लोग? विकृति कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। और विकृति दोस्तों क्या होती है? एक विमाहीन राशि होती है। जब जब किसी का मात्रा नहीं होगा तो उसका बीमा कहाँ से होगा? दोस्तों बीमा जो होती है ना, वो तो मात्रा से ही निकलती है। जब विकृति के पास से बीमा मात्रक है ही नहीं, तो उसके पास बीमा कहाँ से हो जाएगी? इसे वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? विकृति को। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। जो वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना, उसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखेंगे। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग? तो क्रोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं समय को मापने के लिए दोस्तों। हम लोग क्रोनोमीटर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। स्पीडोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो स्पीडोमीटर होता है ना, इसका उपयोग करते हैं हम लोग गति को मापने के लिए। यहाँ पे स्पीडोमीटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को यहाँ पे मापने के लिए किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 mm दोस्तों यहाँ पे होता है। क्या 1 माइक्रोन बराबर? इसको ध्यान रखेंगे। और सवाल ये वाले बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? कितना होता है? तो -6 मीटर। यहाँ पे 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 एक्सा बराबर कितना होता है? 1018 मीटर क्या होता है? 1 एक्सा होता है। 1 टेरा मीटर क्या होता है? 1012 मीटर, 1012 जो मीटर है इसे बोलते हैं टेरा मीटर। ठीक है, 1 गीगा मीटर क्या होता है? 10 पावर 9 मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? गीगा मीटर कहते हैं।
हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन से पूछे है कि वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है दोस्तों, उसको मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रो का, ठीक है। हाइड्रो एक होता है हाइग्रो, एक होता है हाइड्रो। देखिए दोनों अंतर है यहाँ पे। जब भी आर्द्रता की बात होगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आर्द्रता की बात होगी मॉइस्चराइजर की, तो वहाँ पे हम लोग हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी यहाँ पे हाइड्रोमीटर की बात दोस्तों यहाँ पे होगी, इसमें क्या होगा कि जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करते हैं किसमें? तो जो जल के तुलनात्मक घनत्व होते हैं ना, इसका मापन होता है किसमें? तो हाइड्रोमीटर में होता है, ठीक है। और जबकि दोस्तों हम बात करें अगर, तो इसमें आर्द्रता की मापन होती है इसमें हाइग्रोमीटर में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन से पूछे है कि जो उच्च तापमान होती है दोस्तों, इसको मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन से पूछा है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता को यहाँ पे मापने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? देखिए सोनार जो दोस्तों होता है ना, SONAR, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है कि सोनार क्या है? तो इसका नाम एस क्या होता है? साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड, रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है यहाँ पे सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। सोनार क्या है? एक ऐसी तकनीक है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है, और इसमें जो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोनार में। अल्ट्रासोनिक तरंगे उच्च आवृत्ति जैसे 20 किलोहर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को कहते हैं कौन सा? अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। 100 मीटर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि 100 मीटर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 डेकामीटर होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻12 ग्राम जो होता है वो 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 1 का खरवा भाग यानी 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 10⁻9 मीटर यहाँ पे 1 नैनोमीटर के बराबर हो जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। क्वेश्चन से पूछे है कि विभवांतर को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी आपको हम बता चुके हैं अभी तक। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापी जाती है। दोस्तों ईएमएफ जो होता है ना, विद्युत वाहक बल से बोलते हैं हम लोग। तो विद्युत वाहक बल जो है मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं विद्युत वाहक बल को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं विद्युत धारा का परिमाण और दिशा मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का। दोस्तों विद्युत धारा सॉरी एमीटर और गैल्वेनोमीटर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा का परिमाण और जब दिशा की बात होगी तो वहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? गैल्वेनोमीटर टिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा करंट की दिशा का पता लगाने के लिए क्या जाता है? तो करंट की जो दिशा होती है ना, यानी कि विद्युत धारा की दिशा होती है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार जो है ना 1820 ईस्वी में जोहान्स श्वेर्ज़इगर ने किया था। यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। जो प्रतिरोध होता है ना उसको हम किससे मापते हैं? देखिए विद्युत प्रतिरोधकता होगा ना, तब यहाँ पे ओ विद्युत प्रतिरोधकता रोधकता होता है, तब जाके यहाँ पे ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अस्सी विधि प्रतिरोध रहेगा ना, प्रतिरोध, तब जाकर हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? तो ओम का इस्तेमाल करते हैं प्रतिरोध मापने के लिए, ओम का इस्तेमाल करते हैं। और जो मतलब कि मात्रक क्या होता है इसका? ओम होता है। और विद्युत प्रतिरोध का मापन जो होती है वो ओम मीटर के द्वारा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता का मात्रक। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो विद्युत मीटर जो होता है ना वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है यहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन? विद्युत मोटर। सुरक्षा फ्यूज है दोस्तों, यहाँ पे बात करने का हम लोग, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। और कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि विद्युत धारा जो है मतलब सुरक्षा फ्यूज जो होती है, फ्यूज वो किस पे काम करती है? तो सुरक्षा फ्यूज जो होता है आपके पास विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करती है, थर्मल इफेक्ट पे काम करता है सुरक्षा फ्यूज। विद्युत जनरेटर का काम क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? विद्युत जनरेटर, ठीक है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है, ऑडियो के मीटर के द्वारा। स्टेथोस्कोप सब आपको पता है कि आला बोलते हैं इसे, जो डॉक्टर यूज करते हैं आपके धड़कन को चेक करने के लिए। हृदय गति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आम भाषा में लोग आला कहते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन से पूछा कि विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं विमान की ऊंचाई को मापने के लिए। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। घड़ी में समय का मापन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा होता है, यहाँ पे इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो घड़ी में जो समय का मापन होता है ना, किसके द्वारा होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा होता है।
घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बना होता है। किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यहाँ पे बना होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक गुण पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो किस पर आधारित होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक गुण पर आधारित होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टलीय खनिज का सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलीय खनिज का सूत्र होता है सामान्यतः। जी, आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज सिलिका उच्च तापमान और दबाव की स्थितियों में यहाँ पे बनता है। ऑप्टिकल आधारित क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग यहाँ पे लेजर माइक्रोस्कोप, दूरबीन, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आदि में वैज्ञानिक उपकरणों में यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। एक जेप्टो बराबर क्या होता है दोस्तों? एक जेप्टो बराबर होता है 10⁻21 मीटर जो होती है वो एक जेप्टो के बराबर होता है। एक येट्टो किसके बराबर होता है? येट्टो 10⁻24 मीटर के बराबर होता है। कौन सा? एक येट्टो। ठीक है। पेंडुलम घड़ी की समावधि कितनी होती है? तो जो इसका दोलन काल होता है ना, वो कितना होता है? 2 सेकंड होता है। कितना? 2 सेकंड होता है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसे पेंडुलम का। जैसे कि ये हुआ ना दोस्तों, यहाँ से क्या करता है गोलक, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, मतलब कि लटकते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम कहते हैं। कभी यहाँ कभी यहाँ। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आगे और पीछे दोलन करते रहता है। कौन सा? पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम को रॉयल पेंडुलम भी कहते हैं। जो सेकंड पेंडुलम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल पेंडुलम के नाम से भी जानते हैं। पेंडुलम की लंबाई और समय अवधि के बीच सीधा संबंध होता है। यानी जो पेंडुलम की लंबाई होती है ना और समय अवधि जो होती है उसके बीच क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सीधा संबंध होता है। पेंडुलम की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबी समय अवधि होगी। ठीक है, यानी पेंडुलम यदि लंबा होगा तो समय अवधि भी क्या होगा? लंबा होगा। सेकंड पेंडुलम एक पेंडुलम है जिसका आवर्तकाल ठीक 2 सेकंड है। ठीक है, कितना है? सेकेंडरी जो पेंडुलम होता है ना, इसका आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। 1 सेकंड एक दिशा में घूमने के लिए और 1 सेकंड वापसी के लिए, यानी कि एक जैसे पेंडुलम है यहाँ पे दोस्तों, ये सेकंड गया और फिर 1 सेकंड वापस आ गया, इधर गया फिर वापस आ गया, उसे क्या बोलते हैं? तो सेकेंडरी जो पेंडुलम होता है ना, इसकी जो कितनी होती है वो 2 सेकंड होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम घड़ी की लंबाई ग्रीष्मकाल में धीमी सुस्त हो जाती है, और क्योंकि पेंडुलम की लंबाई यहाँ पे दोस्तों क्या होती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो पेंडुलम घड़ी की लंबाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? ग्रीष्मकाल में धीमी मतलब हो जाती है, क्योंकि जो इसकी लंबाई बढ़ जाती है वो क्या होती है? धीमी हो जाती है, जिससे आवर्तकाल बढ़ जाता है और पेंडुलम एक दोलन पूरा करने में अधिक समय लगता है। दोस्तों यहाँ पे एक सूत्र काम करता है कि टी बराबर होता है क्या? तो 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, इसी सूत्र पर पूरा गेम घूमता है। यदि आपको ये पता है तो आप सभी क्वेश्चन को, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं पेंडुलम वाले, उसको आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जैसे देखिए लंबाई से बढ़ती है ना, जब यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी क्या होगा? टी से क्या होता है? टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल। लंबाई बढ़ी तो क्या हुआ? यहाँ पे आवर्तकाल भी बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही आवर्तकाल बढ़ा तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है, और लंबाई यदि कम हुआ दोस्तों तो आवर्तकाल भी कम होगा, घड़ी क्या होगी? तेज हो जाएगी। बस इसी को आपको समझना है। यदि आप समझ गए इस चीज़ को तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। सर्दी ठंडी में तापमान कम होने से पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। और पेंडुलम की लंबाई जैसे कम हुआ दोस्तों, लंबाई जैसे कम हुआ तो आवर्तकाल क्या होगा? यहाँ पे कम हो जाएगा, और आवर्तकाल जैसे ही कम हुआ इसके बाद जो है घड़ी तेज तेज भागने लगेगी। इस कारण दोलन की समावधि भी कम हो जाती है। ठीक है, इस कारण पेंडुलम एक निश्चित समय में अधिक दोलन करता है, और यही कारण है कि सर्दियों या ठंडी मौसम में घड़ी तेज से चलेगी, है ना, लिखा हुआ दोस्तों। इस बात को आप समझ गए होंगे। पेंडुलम का आवर्त काल दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G, जो आपको हम बता चुके हैं। यही क्या होता है? पेंडुलम का आवर्त काल होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग उदाहरण क्या क्या है आपके पास? तो चलना है, दौड़ना है, छलांग लगाना, रॉकेट लॉन्च करना, गोली चलाना, तीरंदाजी, ये सभी क्या हो दोस्तों? तो न्यूटन गति के तीसरे नियम का ये सभी एग्जाम्पल है, आपको पता ही है। न्यूटन गति का तो तीसरा नियम क्या कहता है? तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? न्यूटन की गति के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ परिभाषा बताता है ये। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। क्वेश्चन से पूछेगा कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो द्वारा यहाँ पे परिभाषित किया गया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को वस्तु के वेग परिभाषित किया था। उन्होंने पाया कि सभी वस्तुएं एक साथ गिरती हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक समान दर से अपनी गति बदलती है जब तक उन पर कोई अन्य बल कार्य न करे। दोस्तों जो है ना दोस्तों, ये गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु अपने अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक उससे कोई बाहरी बल काम ना करे। यदि कोई चीज़ मतलब घरक रहा है ना, यदि कि मतलब कि लुढ़क रहा है, ये कोई जा रही है तो हमेशा सोचेगा हम चलते ही रहे और हम रुके नहीं। जब तक उसको बाहरी बल तक रोकने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वो अपना अपना वो चलते ही रहना चाहता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। उसका मानना है कि गति में एक वस्तु गति में रहती है और स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, जिसे जज्ब का नियम भी कहते हैं। यानी कि जो आप ये कह सकते हो कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है ना दोस्तों यहाँ पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम से यहाँ पे जज्ब का नियम भी इसे भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। गैलीलियो ने बताया कि किसी वस्तु को अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जैसे ही गति में रहना है या स्थिर रहना रहना कोई बल चाहिए। बल गुणनफल और द्रव्यमान का और त्वरण का होता है। यानी जो बल होती है ना, वो क्या होता है, गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का होता है। यानी कि F बराबर क्या होता है दोस्तों, एम ए होता है। ये आप ये कहना चाह रहे हैं आपको। यानी जो बल होती है ना, ये क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, यहाँ पे गुणनफल होता है। द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया, इसका क्या है यहाँ पे गुणनफल है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, बल कहते हैं। F बराबर एम ए, ठीक है। ये दोस्तों किससे प्राप्त होती है, जो न्यूटन गति का जो दूसरा नियम होता है दोस्तों, दूसरे नियम से हमें क्या होती है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, पहला नियम से क्या होता है, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और दूसरे से क्या होती है आपका, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। यह संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ठीक है, बल गुणनफल का अर्थ है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पे, तो किसी पिंड पर लगने वाले बल और जो समय का गुणनफल होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आवेग का, यानी इम्पल्स कहते हैं। आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि जो आवेग और संवेग क्या होते हैं यहाँ पे, बराबर होते हैं। यदि बल शून्य हो जाता है तो पिंड एक समान वेग से गति करता है। क्वेश्चन से पूछेगा कि पिंड एक समान वेग से गति कब करेगा, जब दोस्तों क्या होगा, बल शून्य हो जाएगा, तब जो है पिंड एक समान गति से, और मतलब एक समान वेग से गति करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। संवेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। और देखिए त्वरण ज्ञात करने के सही सूत्र क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय जो करते हैं हम लोग, इससे क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। यानी त्वरण बराबर क्या दोस्तों यहाँ पे, अंतिम वेग यानी भी माइनस प्रारंभिक वेग यू बटा टी, यानी समय अंतराल, उसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, उससे क्या होता है यहाँ पे, त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु की चाल में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए ना, चाल में परिवर्तन हो रहा है ना, किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे आनुपातिक होता है। ये न्यूटन गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण जो होता है ना, बल पर लगने वाले वस्तु के बल के सीधे, यानी कि F बराबर क्या होता है, एम ए हुआ ना, यानी कि ये त्वरण हो गया ना, इसके सीधा समानुपाती है कि नहीं है ये F, है ना। यही कह रहा है आपको कि जो है किसी वस्तु का त्वरण जो होती है वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित तुल्य नेट बल तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और उसका बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का त्वरण, यानी कि F बराबर एम ए, जो आपको हम बता चुके हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो आपका होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये काम करती है। जब एक कार मोड़ लेते हैं तो बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धकेला जाता है, जो कि अपकेंद्रीय बल का ही यहाँ पे अनुभव कराती है। अपकेंद्रीय बल के कारण से दूध से मक्खन निकालने जाते हैं और कपड़े मशीन द्वारा सूखी जाती है, वो किस वजह से होती है, अपकेंद्रीय बल से दोस्तों क्या होता है, दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वह प्रक्रिया जो बल परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के संवेग और जो होते हैं यहाँ पे वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना होती है, जो कि आपने अपने साइकिल सब में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये कह रहा है क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, स्थायित्व को बनाने के लिए चोट कम लगे। वह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में संवेग परिवर्तन की दर को सक्षम बनाता है, जो आपको हम बता चुके हैं अभी।
केंद्राभिमुखी बल वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होती है। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। जो एक समान वृत्तीय गति होता है दोस्तों, इसमें क्या होती है, तो गति तो स्थिर होती है, ठीक है, जो गति होती है स्पीड, वो क्या होती है, स्थिर होती है, जो हाँ ठीक है, लेकिन दिशा हमेशा क्या होती है, यहाँ पे बदलती रहती है। मतलब कभी यहाँ पे चली जाएगी, फिर कभी यहाँ पे चली जाएगी, फिर कभी यहाँ पे चली जाएगी, तो ये क्या होती है, दिशा इसकी बदलती रहती है। लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, ये सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी दिशा और जो वेग होती है उसको चेंज करने के लिए जिस भी फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक भी कहा जाता है। गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, उससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि यहाँ पे होती है। एक बस तीव्र गति से दाईं की ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़त्व जो है वो अब भी सीधी दिशा की ओर रहता है, इसलिए यात्री बाईं ओर यहाँ पे झुक जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यात्री जो है बस में बाईं ओर क्यों झुक जाते हैं किसी भी मोड़ पर, तो उसका यही कारण है, आप तो यहाँ पे देख लीजिए। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उसके परिणाम के संदर्भ में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। तो जब भी एक पिंड जो है यहाँ पे क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल उसका वेग, त्वरण और बल की दिशा जो है प्रत्येक समय क्या होती है, बदलती रहती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका परिमाण जो होता है यहाँ पे वो चेंज नहीं होता है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना अभिकेंद्रीय बल का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। जो अभिकेंद्रीय बल होती है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करती है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है, 1/6 गुना होता है, आप सबको पता ही है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा पर लगभग कितना होगा, 16.7 न्यूटन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ का जहाँ जो मास होती है द्रव्यमान, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका भार जो है वो जी पर निर्भर करता है। तो वो जी पर निर्भर करता है, जहाँ जहाँ जी ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जो होती है मास, वो कभी भी आप कहीं भी लेकर चले जाओ उसको, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं द्रव्यमान की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। आपको बताया ना, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट को 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर, यहाँ पर सतह होना चाहिए, तरह लिखा हुआ है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, जिसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे, छोटी जी की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे किसी वस्तु में उनकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहे पिंड के लिए गति ऊर्जा स्थिर यहाँ पे होगी। आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आपेक्षता का सिद्धांत जैसे ई बराबर एम सी स्क्वायर कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ ई क्या है तो यहाँ पे ई ऊर्जा है, एम क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है, और सी क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। और कई बार आपको पूछे गए हैं कि सी क्या होता है, तो प्रकाश का वेग होता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो दिए गए कार्य को जूल में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कार्य मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल में इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक है। और कार्य से क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। यदि किसी थीटा कोण के अनुसार हो रही तो एफ एस कॉस थीटा भी यहाँ पे होता है, ठीक है, विस्थापन में। तो कार्य का ऐसा मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे जूल होगा। यह नामकरण जेम्स प्राउस्ट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य का मतलब जूल। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन दिशा बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा। यदि एक पंखे, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। दोस्तों जब भी कोई चीजें निर्वात में गिरती है ना, चाहे आप कितनी भारी भारी दे दो, कितनी हल्की दे दो, वो एक साथ ही वहाँ पे गिरेंगे, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है।
महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पे परिणाम होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं दोस्तों, वो किसका परिणाम होता है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम होता है। हो सकता है एग्जाम में सूर्य का परिणाम भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल का परिणाम दे दे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। चंद्रमा द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। इसका कारण चंद्रमा का सूर्य के अपेक्षाकृत बहुत कम दूरी पर स्थित होना है। इस बात को आप समझिए। चंद्रमा के सतह पर कोई वातावरण नहीं होने के कारण से कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए गैस के अणु चंद्रमा की सतह पर रुक नहीं पाते और वहां वातावरण अनुपस्थित होता है। यानी आपको पता है कि चंद्रमा पर कोई भी मतलब कि वातावरण नहीं है वहां पर। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। आपको बताया था ना, द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके भार अधिक हो जाएंगे, भार में परिवर्तन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है कि इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे अधिक होता है, इसी वजह से वो उसका भार बढ़ जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है 1/4 हो जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी कम दोगुनी करते जाएंगे तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या होगा? 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल F दो वस्तुओं को क्रमशः द्रव्यमान m और द्रव्यमान m² के अनुक्रमानुपाती होती है और उनके मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि F बराबर क्या होता है? m1 गुना m2 बटे r² होता है, यदि आपने इसे पढ़ा होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का है 1/4 हो जाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाएंगे ना तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जब भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुनी कर देंगे तो इसका क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। दोनों सेम सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाया प्रकाश का व्यतिकरण का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि जो पानी पर जो साबुन की फिल्म दिखाई देती है ना वो किसका उदाहरण होता है? किसके वजह से होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और उसके न जाने कितने एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली बोतलें बर्नौली के सिद्धांत पर वो काम करती है। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब जल स्तर जो यहाँ पे नहीं बदलेगा, यानी कि जल का स्तर जो है वही रहेगा। यानी बर्फ कुछ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई टोकरी में मतलब कि डिब्बा में हम बर्फ ले लिए, वो तैर रहा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, पानी जो है ना इसी में रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा इसके लेयर में। ठीक है, पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को स्थापित करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसकी वजह से होती है? प्रकाश के पृष्ठ तनाव की वजह से। सरफेस टेंशन होती है ना, सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या होती है? तो वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है, इसको ध्यान रखेंगे। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम होता है। एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति की निश्चित सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे न्यूनतम होता है। जो द्रव जितनी अधिक गाढ़े होते हैं ना वे उतने ही क्या होते हैं? अधिक श्यान होते हैं, यानी विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। श्यानता का क्रम दोस्तों क्या होती है? सबसे अधिक इसमें श्यानता होती है, तो देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में और वायु में। सबसे अधिक श्यान कौन होता है? शहद होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है क्योंकि उच्च दबाव के कारण से उसमें पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जो होती है वो वहाँ पे जल्दी जल्दी पक जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि से क्या होती है? अत्यंत शुष्क मौसम दिखाई देगा। यदि बैरोमीटर में अचानक वृद्धि आ गई तो क्या होगा? यहाँ पे मौसम शुष्क दिखाई देगा, मौसम साफ साफ दिखाई देगा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट आएगी दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे? तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। इस बात को आप समझेंगे। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती है, धीरे धीरे तो क्या होती है? वर्षा होती है, धीरे धीरे क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, दिस स्पेक्ट्रम प्रकाश समानता तरंगदैर्घ्य की सीमा 39 एंगस्ट्रॉम से कहीं के दोस्तों यहाँ पे 76 से कहीं पर 78 एंगस्ट्रॉम भी रहता है, तो इसको आप लोग कंसीडर करेंगे। जो आपके पास ऑप्शन रहेगा आप लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे लगभग भी लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं आपको 39 से 78 एंगस्ट्रॉम रहेगा। बाकी आपका जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर टिक कर लेंगे। तो इसके बीच में होता है दिस स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृश्य स्पेक्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 380 से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के तक होती है। सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर प्रास में दिखता है। कैंडला एक सामुद्रिक स्रोत 8 न्यूटन 8 ल्यूमेन प्रकाश बस फ्लक्स पैदा करता है।
ज्योति फ्लक्स यानी प्रकाश फ्लक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स को ऐप से प्रकाशित करते हैं। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? तो बैगनी प्रकाश से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, वो किसका हो गया? यहाँ पे लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, वो बैगनी से क्या होता है? यहाँ पे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसी की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होता है। होता है ना, जिसका मतलब कि जो जिसका तरंगदैर्घ्य ऊपर होगा, ज़्यादा होगा, उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे। प्रकाश की गति निर्वात के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो है ना वो निर्वात में गति कर सकती है, लेकिन इसमें साउंड जो है, साउंड वो क्या करती है? उसको गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकती है, ट्रैवल नहीं कर सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रकाश जो है ये निर्वात में भी यानी वैक्यूम में भी ये चल सकती है। ठीक है, तो प्रकाश की गति निर्वात के बीच में जाते हुए न्यूनतम यहाँ पे होती है। यहाँ पे देख लीजिए, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिसमें प्रकाश की गति क्या होती है? यहाँ पे न्यूनतम होती है। काँच हो गया, निर्वात, जल और वायु में से काँच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। यानी काँच हो गया, निर्वात हो गया, जल और वायु हो गया, इन सभी की हम बात करें अगर, तो इसमें जो है काँच का जो है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति काँच में क्या होती है? न्यूनतम होती है। जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो यह अपवर्तनांक के पश्चात प्रिज्म के आधार की और झुकने के साथ-साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बात को आप लोग समझेंगे। यदि प्रिज्म से टकराती है दोस्तों, इससे क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का डिस्पर्सन कहते हैं, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोरा होगा। हालांकि जिस प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभारी अस्पष्टता यहाँ पे निर्मित करता है। कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होता है। क्या होता है उसमें? प्रकाश का परिकीर्णन होता है। इसका कारण दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बिंदुओं से निर्मित कोहरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। एक वर्णीय प्रकाश होती है, मोनोक्रोमिक जो लाइट होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति गुण नहीं बदलता दोस्तों। सब कुछ बदल जाएगा और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन इसकी आवृत्ति में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसका आयाम, वेग, तरंगदैर्घ्य सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी आवृत्ति में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष की वो देखिए, जब आंखों में बीमारी होती है निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस के बने हुए चश्मा का इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि को दूर करने के लिए। ठीक, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को वह देख नहीं पाता है। आपको हम बता चुके हैं। इस रोग में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होती है ना, इसमें क्या होती है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो घट जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है? यहाँ पे नेत्र दोष हो जाता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, इसे बोलते हैं मायोपिया। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो आपको हम बता चुके हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों, इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है, और उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन आपके पास है कि वस्तु के अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति मतलब कि वक्रता केंद्र पर रहेगी, तब क्या बनेगा? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र पर जब भी रहेगा दोस्तों, तो जो प्रतिबिंब बनेगी ना, इसी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और वस्तु के आकार के बराबर बनेगी। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जब एक टेलीस्कोप के अभिदिशक लेंस का व्यास बढ़ता है तथा टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता यहाँ पे बढ़ती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, जो कि जिसको हम बता चुके हैं अभी। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इसे बोलते हैं विबज्योर भी कहते हैं।
ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। यहाँ पे है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है डायोप्टर से, यानी कि लेंस क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है। यदि फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर पावर माइनस 1। इस प्रकार लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं और इसकी फोकस दूरी को बोलते हैं 1 मीटर कहते हैं। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अपसारी लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। फोकस दूरी दोस्तों क्या होता है, एफ बराबर का 1/d होता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यदि किसी नगीन दर्पण के लेंसों की शक्ति +2D डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। यानी +2D है ना लिखा हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो फोकस दूरी होगी ना, फोकल लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्ति ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होते हैं। ट्यूबों के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प और दृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका के आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्ति पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण द्वारा उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो माइक्रोस्कोप होती है ना, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें, माइक्रोस्कोप में। ट्यूबलाइट के प्रकाश ट्यूब में ठोस वस्तु प्रदीप्ति पर निर्भर करता है। ट्यूबलाइट के कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं और इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प बह जाती है। जो ट्यूबलाइट होती है ना, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट को, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि टंगस्टन धातु के तंतु बनी होती है और साथ ही उसमें क्या होता है, तो अल्प दाब पर यानी कि कम दाब पर पारे की वाष्प यहाँ पे भरी जाती है। किसमें, ट्यूबलाइट में। और दृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर सतह लिखा, जिस तरह लिखा हुआ है, सतह पर प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में यहाँ पे परिवर्तित कर देता है। शीशे यानी पीबी का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, शीशा का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 82 होता है। तो दोस्तों शीशा में लेड यानी पीबी, इसका दोस्तों क्या होता है, तो 82 होता है, 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। जो समतल दर्पण होता है ना, इसकी जो आवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी जो इमेज बनती है, उसकी प्रकृति कैसे होती है, आभासी और क्या होती है, सीधी होती है। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। पढ़ने पर काम आने वाला ग्लास लेंस वस्तुतः दूर दृष्टिकोण को दूर करने के लिए किया जाता है, जो उत्तल लेंस का बना होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस के बने हुए चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तुओं को उसको देखने में दिक्कत आती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस रोग के दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि वो अवतल दर्पण में अपने चेहरे को देख रहा है। आवर्धक कांच यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन से पूछे है कि आवर्धक कांच में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं आवर्धक कांच में। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों की तरह होती है। जो प्रकाश विकिरण होते हैं ना, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग और कण दोनों की तरह होती है। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। विवर्तनीय झंझरी यानी कि डिस्पर्सन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। रमन प्रभाव प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकिरणित के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे हमारे पास है कि प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन के कण फोटोन की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे जो फोटोन की कण होती है उसकी क्या होती है, यहाँ पे अपरिवर्तित रहती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। इससे आकाश क्या होती है, यहाँ पे नीला दिखाई पड़ता है।
वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश को सभी दिशाओं में परिकर्णित कर देते हैं। ठीक है, इसी परिकर्ण में बैगनी और नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पे सिद्धांत को दर्शाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, सोलर लाइट जो होती है वो होती है। आगे बढ़ते हैं। तारे सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है, यानी कि जो तारे और जो सूर्य का ऊर्जा स्रोत है जो ऊर्जा का स्रोत होता है ना, वो क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के द्वारा क्रिया द्वारा होती है। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उससे प्रकाश गति क्या होती है, न्यूनतम होती है। जल, निर्वात यानी शून्य, वायु और कांच में से प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इससे कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें क्या होगी, प्रकाश की गति वो न्यूनतम होगी। सिंपल सी बात है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड दोस्तों होता है। ठीक है, लगभग आपको 499 सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होती है, 150 गुना 10⁻7 किलोमीटर होता है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है और जब यह किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वह छाया बनाता है। छाया का निर्माण तब होता है जब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा प्रकाश के किसी हिस्से या भाग को अवरुद्ध कर देता है, तब क्या होता है, छाया बनता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ पे कोई हम यहाँ पे कोई इसको रुकावट दे देंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, इसके साइड में इसका छाया बनना शुरू हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो वह ऐसा ताप जहाँ पे ठोस, द्रव और गैस तीनों एक साथ हो सकती हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिक बिंदु कहते हैं। 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब, 273.16 केल्विन जो है यहाँ पे है, जल का त्रिक बिंदु होता है। क्वेश्चन से पूछे कि जल का त्रिक बिंदु आप बताओ, 273.16 केल्विन यहाँ पर होगा। सेल्सियस में पूछा जाए आपसे तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ पे। और साथ ही पास्कल में पूछा जाता है आपको 611.657 यहाँ पे पास्कल जो यहाँ पे आपका तो जल का त्रिक बिंदु होता है, जिस पर जल ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाओं में एक साथ संतुलन में रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता को मापता है, जो कि हम बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ओम मीटर के अंदर एक आंतरिक वोल्टेज स्रोत और एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को उपयोग प्रतिरोध की मात्रा के अनुरूप करंट को मापने के लिए करते हैं। आप दोस्तों क्या होता है, V/I। ठीक है, आपको पता है दोस्तों ये क्या ओम का नियम है। ओम के नियम अनुसार तार का प्रतिरोध जो होता है ना, उस तार के सापेक्ष वोल्टता था उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के आई के अनुपात के बराबर होता है। वही R बराबर क्या होता है, V/I। इसी का अनुपात के बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो ये R होता है, प्रतिरोध होता है। IR² किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, जो IR² है ना, ये क्या करता है, किसी भी सर्किट में विद्युत शक्ति का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी सर्किट में स्थानांतरित या खपत या दाब होती है। विद्युत शक्ति से क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI। आपने पढ़ा होगा, यही चीज यहाँ पर दी गई है। P यहाँ पे P क्या है, तो विद्युत शक्ति है, V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है। अर्धचालक वे सामग्री है जिसमें विद्युत चालकता क्या होती है, धातुओं की चालकता से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री जो इंसुलेटर या कंडक्टर के विपरीत मध्यम सीमा तक बिजली संचालन करती है, उसे क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है कौन कौन सा, सिलिकॉन क्या है दोस्तों आपके पास, तो अर्धचालक है। जर्मेनियम अर्धचालक है। कैडमियम आपके पास अर्धचालक है। कैडमियम सल्फाइड अर्धचालक है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड ये सभी क्या है, तो आपके पास सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अर्धचालक का लक्षण है कि शून्य पारगम्यता और शून्य प्रतिरोध जो होता है ना जिसमें, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अतिचालक पदार्थ कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अतिचालक पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। जब भी कोई अतिचालक पदार्थ होगा उसमें जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रवाहित होती है। अतिचालक जैसे कि पारा हो गया, रांगा हो गया और सीसा, ये सभी क्या होते हैं, अतिचालक होते हैं, का उपयोग करके छोटे और कुशल विद्युत उपकरण बनाए जा सकते हैं।
अतिचालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपने भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं, जिसे पेसनर प्रभाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे शून्य हो जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेंज का नियम है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों तांबा से कम, लेकिन अचालकों यानी कांच से क्या होती है, यहाँ पे अधिक होती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित करने के लिए एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रेरण प्रक्रिया फेराडे के नियम पर, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है दोस्तों वो किस नियम पर आधारित होता है, तो फेराडे के नियम पर आधारित होता है। और इसी पे ट्रांसफार्मर भी, जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों वो भी काम करता है इसी नियम पर। एक प्रबल विद्युत अपघटय की चालकता क्या होती है, तनुता के साथ बढ़ती है। ठीक है, विद्युत अपघटय पदार्थ वह पदार्थ है जो विलयन में आयनों से अलग हो जाता है और बिजली का यहाँ पे संचालन कर सकते हैं, जैसे कि NaCl नमक हो गया आपके पास, KNO3 और HCl, ये सभी क्या होते हैं, विद्युत अपघटय पदार्थ होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये विलयन होते हैं NaCl सब, इसमें क्या होते हैं, जो विद्युत अपघटय पदार्थ होते हैं ना, जो विलयन में आयनों से अलग हो जाता है और बिजली का संचालन कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटय पदार्थ कहते हैं। अल्फा किरण विद्युत तरंगे नहीं है, यह रेडियोधर्मी विकिरण है जो आवेशित कणों से बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय तरंगों से बनती है। ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होगी, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अवरक्त किरणें, ये सभी आपके क्या होते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दृश्य प्रकाश आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पराबैंगनी किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें क्या है आपके पास, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और गामा किरणें क्या है दोस्तों आपके पास, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा और गति का परिवहन करती है, ध्यान में रखेंगे। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, आपको हम बता चुके हैं अभी। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना यहाँ पे करते हैं नाभिकीय संलयन में, यानी कि जो देखिए दो हल्के मिलकर ना एक भारी का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, सूर्य में प्रोटॉन नाभिक हाइड्रोजन संलयन के माध्यम से हीलियम नाभिकों में परिवर्तित होते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। परमाणु बम का सिद्धांत की बात करें तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सूर्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, सूर्य की ऊर्जा का सिद्धांत, तो वो आपको नाभिकीय संलयन पर होगा। लेकिन परमाणु बम की बात करें अगर, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है ना, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक दो अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है, उसे विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली इसी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन के दौरान एक भारी परमाणु नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया, प्लूटोनियम 239 हो गया, एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करके अस्थिर हो जाते हैं और दो हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। न्यूट्रॉन एक तटस्थ उप परमाणु कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन दोस्तों होता है ना, ये क्या होता है, आवेशहीन होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। यह नाभिक के धनावेश से अविक्षेपित नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन नाभिक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दो हल्के परमाणुओं के नाभिक मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं, किसमें, हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम के जनक कौन है, एडवर्ड टेलर को कहते हैं हाइड्रोजन बम के जनक, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इस बम का विकास में स्टेनिस्लाव कलम का भी अति महत्वपूर्ण योगदान है। हाइड्रोजन बम बनाने में न्यूट्रॉन लिथियम के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और जिसमें ट्रिटियम और हीलियम यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम की प्रक्रिया यही होती है। हाइड्रोजन बम में दो अलग अलग परमाणुओं को लेने और उन्हें एक साथ जोड़कर तीसरा परमाणु बनाने की प्रक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2 यानी कि भारी जल उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। किसके लिए करते हैं, D2 का इस्तेमाल मंदक के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन बम वास्तव में विखंडन और संलयन का एक संयोजन होता है, यानी कि दोनों चीजों से विखंडन भी होता है और साथ ही इसमें संलयन भी होता है, इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो यहाँ पे ध्यान में रखोगे। नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा को सीमित रखने के लिए एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन में विखंडन किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण आदि उत्सर्जित करता है।
रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु नाभिक अस्थिर होता है और वे स्वतः ऊर्जा और कणों को निकालकर स्थिर होने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, व्यवस्था अस्थिर होती है, यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना वो अस्थिर होते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं। यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया और थोरियम, इसमें क्या होते हैं तो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। यूरेनियम, रेडियम और थोरियम इसमें क्या है तो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग चिकित्सा यानी कैंसर, उद्योग तथा अनुसंधान में किया जाता है। क्रांति द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जिससे श्रृंखला अभिक्रिया स्वयं को बनाए रख सके। जब विखंडन द्रव्यमान क्रांति द्रव्यमान से कम हो जाता है तो पर्याप्त न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्रांति द्रव्यमान नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा होती है। 5G स्पेक्ट्रम अक्षर जी जनरेशन शब्द के लिए यहाँ पे प्रयुक्त होता है। 5G होता है दोस्तों, जी मतलब क्या होता है यहाँ पे जनरेशन होता है। 5G स्पेक्ट्रम वायरलेस तकनीक की दूसरी पीढ़ी को दर्शाता है। यहाँ पे 6G की दक्षता 5G से 1000 गुना तक अधिक होने की संभावना है। जो 6G आएगा ना वो 5G से क्या होगा तो 1000 गुना अधिक यहाँ पे शक्तिशाली होगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को भारत के 6G विजन दस्तावेज को जारी किया है, जिसमें 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और तैनाती में अग्रणी योगदानकर्ता बनाने की परिकल्पना है। स्पेक्ट्रम का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की भौतिक घटनाओं को व्यवस्थित करने और मानचित करने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रम का अर्थ एक सतत रेंज या क्रम होता है जिसमें अलग अलग चीजें या गुण एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक निरंतरता बनाते हैं। एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच द्वारा यानी कि डीपीआई डॉट पर इंच जिसे बोलते हैं डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। डीपीआई दोस्तों क्या होता है, डॉट प्रति इंच प्रिंटर की क्षमता को यहाँ पे दर्शाता है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंट की गुणवत्ता उतनी यहाँ पे अधिक होने वाली है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखोगे। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट दे सकते हैं। जो लेजर प्रिंटर होता है ना वो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं तो अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट दे सकते हैं। कोबरा हो गया, पाइथन हो गया, स्क्रिल हो गया, जावा कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। उसमें यहाँ पे फिजिक्स में आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है तो आप देख लीजिए। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है जो वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। पाइथन एक सरल शक्तिशाली भाषा है जिसका उपयोग डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन जैसी विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। किसका, पाइथन का इस्तेमाल। C++ दोस्तों क्या होती है ना, एक शक्तिशाली और बहुमुखी भाषा है जिसका उपयोग गेम डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए और सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। जॉन बेकन द्वारा 1957 ईस्वी में विकसित प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी वो था फोर्ट्रन। कौन था, फोर्ट्रन, इसे ध्यान रखेंगे। AI के जनक कौन है दोस्तों, जॉन मैकार्थी है। कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि जो AI है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चलता है, उसके जनक कौन है तो जॉन मैकार्थी हैं। चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके बीपीएससी में। 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। ये क्या होता है, जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। चैट जीपीटी ओपन AI द्वारा नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया एक चैट बोट है। ठीक है, किसके द्वारा, ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी को 2022 ईस्वी में। चैट जीपीटी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल है जो टेक्स्ट के माध्यम से बातचीत करता है और आप लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। चैट जीपीटी उपयोगकर्ता के इनपुट को समझता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया यहाँ पे उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आगे। नो इट ऑल चैट जीपीटी ऐप है जो छात्रों और स्वयं सीखने वालों के लिए सबसिस्ट ऐप है। कौन सा, नाउ इट ऑल। ठीक है, आप लोग भी इसे यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। बेसिक सी और फोर्ट्रन कंप्यूटर की भाषा होती है। बेसिक भाषा होती है, सी भाषा होती है, सी लैंग्वेज, और फोर्ट्रन क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। 5G वायरलेस संचार नेटवर्क तकनीक की 5वीं पीढ़ी है जिसमें तेज डाटा ट्रांसमिशन होता है। 5G टेक्नोलॉजी के उपयोगकर्ता को डाटा की हाई डेंसिटी मिलती है। रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। आप लोग ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। रडार का पूरा नाम क्या होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रडार और सोनार दोनों को ध्यान रखेंगे। रडार एक तकनीकी प्रणाली है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर की वस्तुओं का पता लगाता है।
रडार के रिसीवर परावर्तित रेडियो तरंगों को प्राप्त करते हैं और इनमें दूरी, दिशा और गति का यहाँ पे पता लगाते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। कब? 1930 में मिला था। सर सीवी रमन को यह पुरस्कार प्रकाश के परिकीर्णन पर उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी और प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो कि आपको कहीं लिखा होगा। इसके स्मरण में 28 फरवरी को यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसके स्मरण में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था, ठीक है। टेलीस्कोप का उपयोग दूर की वस्तुओं को से प्रकाश को इकट्ठा करने और फोकस करने के लिए किया जाता है, जिससे वो बड़ी और चमकदार दिखाई देती हैं। आधुनिक टेलीफोन रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। जो आधुनिक टेलीफोन होता है ना, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न कई बार आपको सेट में देखने को मिलते होंगे। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। कब? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जो दूर स्थित दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत करने के लिए आवाज के सिग्नल को विद्युत संकेतों में बदलकर प्रसारित करता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, जो आगे ऊपर आपको हम बता चुके हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग रेडियो टेलीफोन में किया जाता है। सोलर स्थिरांक का मान 1366 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे, या 1.366 यहाँ पे किलोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। दोनों में से कोई भी आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपके एग्जाम में होगा आप लोग यहाँ पे टिक लगा देंगे। हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल है, या हिग्स बोसन गॉड पार्टिकल है, यह उपनाम है, ठीक है। गॉड पार्टिकल ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंडों का यहाँ पे वर्णन करता है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन सिद्धांत यह बताता है कि पदार्थ के कणों को उनका द्रव्यमान कैसे प्राप्त होता है। चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है, अर्थात बिना संपर्क के प्रभावित होता है। कौन सा? चुंबकीय बल। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं कि कौन सा एक गैर संपर्क बल है, तो चुंबकीय बल क्या है दोस्तों? एक गैर संपर्क बल है, इसे भी ध्यान रखेंगे। घर्षण बल तथा प्रभावी बल संपर्क बल के एग्जाम्पल होंगे। यानी जो घर्षण बल होते हैं ना, और जो प्रभावी बल होते हैं, ये क्या होता है आपके पास? संपर्क बल होते हैं। चुंबकीय बल एक ऐसी शक्ति है जो चुंबक और चुंबक के बीच में उत्पन्न करती है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुत प्रचारित गॉड कण की खोज की गई। इस कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसोन है, ठीक है। पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर इस कण को हिग्स बोसोन के नाम पर रखा गया है। इस खोज के कारण से 2013 में पीटर हिग्स और फ्रांसवा एगलर्ड को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2013 में दिया गया था। व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 24 सितंबर 1996 ईस्वी को अस्तित्व में आई, जब इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। CTBT पर अब तक 181 देशों ने यहाँ पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह संधि परमाणु परीक्षणों को निषेध करता है। CTBT यानी कि जो परमाणु परीक्षण करते हैं ना, उसको निषेध करता है। कौन सा? CTBT। भारत इस CTBT संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। चीन ने प्रथम परमाणु परीक्षण 16 अक्टूबर 1964 ईस्वी को लोपनूर परीक्षण स्थल पर किया था, अपना परमाणु परीक्षण। पाकिस्तान प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो कब किए थे? 28 मई 1998 ईस्वी को चगाई में किया, और चगाई 1 इसका नाम दिया, जो यूरेनियम पर आधारित था। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का दोस्तों का गठन मई 1974 में किया गया था। इसमें 48 सदस्य देश हैं। भारत NSG के सदस्य नहीं है। जहाँ पर दोस्तों परमाणु की बात होती है ना, वहाँ भारत जो है एक्टिव नहीं होते हैं। भारत 1998 में परमाणु नीति का घोषणा करते हुए कहा कि पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत का है, करने की वचनबद्धता व्यक्त की है, यानी कि पहला यूज नहीं करेगा भारत, ठीक है। इस बार दोस्तों बच गया था पाकिस्तान, नहीं तो यदि ये लागू नहीं होता ना तो खत्म था पाकिस्तान इस बार। जो 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन गया है, ठीक है। चंद्र मिशन चंगाई E6 चीन द्वारा 3 मई 2024 को प्रक्षेपित किया गया था, जहां से उन्होंने अंधेरे से मिट्टी लाने का काम किया था। 25 जून 2024 को चंद्रमा के सुदूर भाग से मिट्टी के नमूने लेकर चांग E6 वापस पृथ्वी पर लौट आया। समन्वित निर्देशित प्रक्षेपार्थ विकास कार्यक्रम IGMDP की शुरुआत APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। मिसाइल कार्यक्रम के जनक कौन है? मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। परमाणु की संरचना और प्रकृति के बारे में कनाद ऋषि ने चर्चा किया था। परमाणु की संरचना के बारे में वैशेषिक दर्शन में आणविक पदार्थ के गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में पदार्थ संरचना पर सिद्धांत दिया था। किसने? पदार्थ संरचना के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। कब? 1803 ईस्वी में।
ऑटो हन ने परमाणु का विखंडन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन में पूछेगा कि परमाणु विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑटो हन ने दिया था। रॉबर्ट ओपनहीमर ने सर्वप्रथम परमाणु बम बनाया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत 16 जुलाई 1945 ईस्वी को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में अल मार्गोडो में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाने वाला प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। कब, कहाँ पे, 1945 में। 6 अगस्त 1945 को यूएस ने जापान पर हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम गिराया था, आपको पता है दोस्तों, ठीक है। इस बम का नाम लिटिल बॉय था और इसे USAF B-29 बम वर्षक विमान अनोला जे से गिराया गया था, जो 15 किलो टन की थी। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी शहर में फैटमैन परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा में प्रयोग किया गया परमाणु बम में यूरेनियम 235 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। नागासाकी शहर पर गिराया गया परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखोगे। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना भारत में 1948 ईस्वी में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था, ठीक है। देखिए, आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में, उसके बाद परमाणु विभाग की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे बोलते हैं, होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था, 18 मई 1974 ईस्वी को जैसलमेर के पोखरण नामक परीक्षण केंद्र पर किया था, बहुत ही चर्चित रहा था। प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था दोस्तों, ठीक है। उस समय परमाणु कार्यक्रम की कमान राजा रमना के हाथ में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। होमी सेठना उस समय परमाणु वैज्ञानिक थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण के समन्वय की भूमिका निभाई थी। बीडी नाग चौधरी डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन से पूछेगा जब परमाणु परीक्षण भारत कर रहा था उस वक्त डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे, तो बीडी नाग चौधरी यहाँ पे डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थी। वर्ष 1945 में टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र यानी कि TIFR की स्थापना के साथ साथ भारत का परमाणु कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था। TIFR में होमी जहांगीर भाभा द्वारा किया गया था, जिसमें दोराबजी टाटा ट्रस्ट से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ था। 1998 में परमाणु परीक्षण के समय की डीआरडीओ का अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी यहाँ पे शामिल थे, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कि 1998 में परमाणु परीक्षण के समय डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, ठीक है। कौन थे, चिदम्बरम। डॉक्टर अनिल काकोडकर भारतीय भाभा परमाणु अनुसंधान के निर्देशक थे उस वक्त, ठीक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो एशिया का प्रथम परमाणु सौर रिएक्टर था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अप्सरा का निर्माण हुआ था 4 अगस्त 1956 को किया गया था, लेकिन उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किए थे। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह तारापुर परमाणु विद्युत गिरी दक्षिण अमेरिका के सहयोग से 1969 में प्रारंभ किया गया था। परमाणु अप्रसार नीति NPT 1968 में किया गया है। NPT को लागू 5 मार्च 1970 ईस्वी को किया गया था। यह संधि परमाणु निशस्त्रीकरण प्रयासों की आधारशिला है। पोखरण 2 जिसे शक्ति 98 के नाम से भी जानते हैं, 11 मई और 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शक्ति 98 के अंतर्गत 5 परमाणु परीक्षण यहाँ पे किया गया था। इसके अंतर्गत शक्ति 1, 2, 3, 4, 5 का सफल परीक्षण किया गया। सभी शक्ति परमाणु परीक्षण में ग्रेड प्लूटोनियम का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पे पता है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है तो यहाँ पे रसायन, यानी कि दोस्तों पूरे फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इस बुक से। तो अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो आपको रसायन विज्ञान करवाएंगे, केमिस्ट्री करवाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना बहुत पसंद है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका ही चैनल है जिस पे आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।